Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dhmija here, your educator. तो स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है. प्रॉफिट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं. इससे पहले 3 थ्योरीज हमने कर ली है, जैसे डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. ये प्रॉफिट के ऊपर हमारी 3rd क्लास रहने वाली है. लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर्स दे चुकी हूँ. आपके ये जो टॉपिक्स हैं हम टर्न बाय टर्न जो है वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. आई होप आपको पिछले वाले लेसन अच्छे से समझ में आ गए हैं और ये जो आपकी थ्योरीज में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं लेक्चर्स. ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारी आज की थ्योरी क्या कहती है, जो प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट ने दी थी, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसका मेन फंक्शन ही क्या है, ऑल अनसर्टेनिटी जो कि रिलेट करती है प्रोडक्शन के साथ, उसको क्या करना, बियर करना. ठीक है, उसको बियर करती है ये. ओके, तो besides the bearing uncertainty, an entrepreneur can also perform the other function in his industry or a business. इसके अलावा अनसर्टेनिटी को बियर करने के अलावा एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में, अपनी इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. जैसे कि फंक्शन ऑफ लेबरर, कैपिटलिस्ट, अ मैनेजर, सारे काम उसको करने पड़ते हैं. तो बदले में उनको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है. ही मे गेट द रिवॉर्ड फॉर ऑल दीज फंक्शन. ये सारे के सारे फंक्शन जो भी ये करता है, जैसे फैक्टर, प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, बाकी सारी चीज़ों के क्या मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं. तो ये जो सारे रिवॉर्ड्स हैं डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर एन एंटरप्रेन्योर फॉर एन प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ये जो रिवॉर्ड्स उसको मिल रहे हैं ना, जैसे लैंड के लिए उसको रेंट मिल गया, लेबर के लिए वेजेस मिल गई, कैपिटल के लिए उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो ये जो रिवॉर्ड्स उसको मिल रहे हैं ये उसको प्रॉफिट नहीं मिलते हैं. ये तो उसके लाइक जो भी उसको रिटर्न में मिल रहा है वो उसके वेजेस है, वो उसका इंटरेस्ट है एंड सो ऑन, जो जो भी उसने एफर्ट्स लगाए हैं. ये कह रहे हैं कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको वो चीज़ें प्रॉफिट में नहीं मिल रही, उसको जो मिल रहा है उसको हम प्रॉफिट नहीं कहते हैं. प्रॉफिट जो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी वो होगी अनसर्टेनिटी को बियर करने की. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब तक क्या कहा है इन्होंने अपनी थ्योरी में, अब तक ये कहा है कि जो मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, ऑल अनसर्टेनिटी जो कि प्रोडक्शन के साथ रिलेट करती है उसको बियर करना. ठीक है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है किसका, फॉर बियरिंग द अनइंश्योरेबल फ्यूचर अनसर्टेनिटी. जो एक एंटरप्रेन्योर जिस अनसर्टेनिटी को इंश्योर नहीं करवा सकता, शुरू से ही सबसे पहली थ्योरी ही इन्होंने क्रिटिसाइज करी थी और इन्होंने बोला था कि हर तरह के जो रिस्क होते हैं वो अनसर्टन नहीं होते हैं और कुछ सर्टन रिस्क भी होते हैं. उसके बदले में जो आपको मिलता है वो प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि आप उसको इंश्योर करवा के अपने रिस्क को क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो. तो प्रोफेसर नाइट ने शुरू से यही बात बोली है कि प्रॉफिट जो है ना वो रिवॉर्ड है किसका, फॉर बियरिंग द अनइंश्योरेबल फ्यूचर अनसर्टेनिटी. ठीक है, बिसाइड बियरिंग द अनसर्टेनिटी, इन अनसर्टेनिटीज को बियर करने के अलावा उसको अपने बिजनेस में और भी बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं. जैसे लेबर हो गया, कैपिटल भी लगानी पड़ती है, मैनेजर का भी उसको काम करना पड़ता है, और इन सारे फंक्शंस के बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता है जो कि उसको प्रॉफिट नहीं कहते. जो रिवॉर्ड उसको मिलता है उसको प्रॉफिट नहीं कहते, ये उसके लिए प्रॉफिट नहीं बनता है. ओके, तो all these rewards represent the wage, interest and so on etc. ओके, सो ये जो सारी चीज़ें हैं, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होता है, तो इसको हम प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं. प्रॉफिट जो है वो पूरी तरह से अनसर्टेनिटी बियरिंग करने के कारण होता है, अनसर्टेनिटी के कारण आपको मिलता है. हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द बिजनेस,
बिजनेस को कोऑर्डिनेट करने का, बिजनेस को मैनेज करने का रिवॉर्ड नहीं है। रिवॉर्ड प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द अनसर्टेनिटी बियरिंग। सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी को बियर करने का ही आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि अनसर्टेनिटी और रिस्क में डिफरेंस क्या है। बिजनेस रिस्क को दो तरह में बांटा गया है। पहला होता है सर्टन रिस्क, दूसरा होता है अनसर्टन रिस्क। सर्टन रिस्क कौन से होते हैं? जिसको आप इंश्योर्ड करवा सकते हो, जिसके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस ले सकते हो, जैसे थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर, ये सारी चीज़ें। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, इनको पहले से ही देख सकता है, इसके बारे में जजमेंट कर सकता है, इसको प्रिडिक्ट कर सकता है और इसके अगेंस्ट वो इंश्योरेंस करवा के, क्योंकि ये सारे इंश्योरेबल रिस्क है, इसको इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करके वो इन रिस्क को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विद रिगार्ड टू दिस रिस्क फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है उसको भी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ चुकी है वो प्रॉफिट अराइज कर ही नहीं सकती आपको। ये कहती है आपकी अनसर्टेनिटी थ्योरी, कि जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ अनसर्टन रिस्क के कारण मिलता है। ओके, uncertain risk according to Knight, an entrepreneur has to bear the several types of uncertain risk. For example, changes in demand, न्यू इन्वेंशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन। ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या है कि इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसके बारे में उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसको ये फोर्स इन कर नहीं सकता। अगर फोर्स इन नहीं कर सकता तो वो इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस भी नहीं कर सकता और इसको मिनिमाइज करने के, इसको रिड्यूस करने के कोई एफर्ट्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके हाथ में ही नहीं है। ओके, तो अगर डिमांड में चेंज हो जाता है, कोई नई इन्वेंशन हो जाती है, नई टेक्निक आ जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है, कॉम्पिटिटर आ गया है आपका, तो ये सारी चीज़ें उसके हाथ में नहीं है। उसको ये चीज़ वो अकेला बंदा इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि वो इन सारी चीज़ों का रिस्क उठाता है। इस रिस्क को उठाने के लिए उसको जो रिवॉर्ड मिलता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है किसका? अनसर्टन रिस्क का। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो देख लेते हैं अनसर्टन रिस्क के रीजंस क्या हैं। अनसर्टेनिटी इन द मार्केट कंडीशन, ऑलवेज फ्लक्चुएशंस होती है डिमांड एंड सप्लाई में, हर एक मार्केट में होती है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबल डिमांड। जो गुड्स उसने प्रोड्यूस करी है उसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि उसकी कितनी चीज़ें बिकेंगी। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, वो प्रोबेबल डिमांड के बेसिस पे वो क्या करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एवरी लाइकलीहुड दैट व्हेन द प्रोड्यूसर ब्रिंग्स द फिनिश प्रोडक्ट्स टू द मार्केट द डिमांड में फॉल स्टीपली। हो सकता है कि उसकी जो डिमांड है, जब वो चीज़ें प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में लेके आए, वो चीज़ें क्या है, डिमांड क्या है आपकी, फॉल कर जाए। तो डिमांड में चेंज ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, हो सकता है कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया हो। एज स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का, वो चेंज हो गया हो। चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चेंज इन द डिमांड कॉजेज चेंज इन द इनकम ऑफ द फर्म। अगर डिमांड ही चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या है कि फर्म की इनकम भी चेंज हो जाएगी। एकदम से डिमांड में अगर चेंज आ जाता है तो फर्म को क्या हो जाता है? लॉस भी हो जाता है वहाँ पे। तो चेंजेस इन द डिमांड, चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन एक्सपोज द एंटरप्रेन्योर टू द अनसर्टेनिटी। उसको अनसर्टेनिटीज क्या है? बियर करनी पड़ती है। इन मार्केट कंडीशंस के कारण उसको अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ती है, जिस कारण उसको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी इन द मार्केट कंडीशन, जिसमें डिमांड के बारे में बताया गया है कि डिमांड में चेंज हो जाता है, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण उसकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो सकती है। देखो, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर किसी की इनकम चेंज हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो वो क्या करता है? वो डिमांड को क्या कर देगा? कम कर देगा। ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिक्रीज होती है, तो किस तरह से वो डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट कंडीशन में आ जाती हैं। ओके,
नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटी। कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटी में क्या है कि कोई एक नई फर्म अगर मार्केट में आती है, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। जो मार्केट कंडीशन है पुरानी फर्म्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, ठीक है। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्म्स में गो डाउन एंड सो ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर प्रॉफिट्स। देखो जो पुरानी फर्म्स हैं, जो नया कॉम्पिटिटर आया है, ज़रूर वो कोई ना कोई नई टेक्निक लेके आया होगा, नया ही कुछ फीचर्स डाल के वो अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो पुरानी फर्म है उसकी सेल है जो वो रिड्यूस हो जाएगी और बदले में उसके जो प्रॉफिट्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो देयर इज ऑलवेज एन एटमोसफियर ऑफ अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म। न्यू फर्म की एंट्री को लेके हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, ठीक है। और वहाँ पर उनकी जो कॉम्पिटिटिव पावर है वो भी अनसर्टेनिटी उसकी भी बनी रहती है कि कोई ना कोई कॉम्पिटिटर अगर आ गया उसके कारण उनकी जो सेल है वो इफेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन एन इकोनॉमी विद द व्यू टू प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती रहती है। समटाइम गवर्नमेंट जो है वो अनएक्सपेक्टेड मेजर्स ले लेती है एज आर नॉट एंटिसिपेटेड बाय द एंटरप्रेन्योरियल क्लास। कोई भी एंटरप्रेन्योर इसको एंटिसिपेट कर ही नहीं पाता कि गवर्नमेंट इस तरह से कुछ अपना अनएक्सपेक्टेड सा मेजर ले लेती है सारी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उनको विंडफॉल गेन्स भी हो सकते हैं, जैसे कर्फ्यू लग गया उसके कारण वो प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पे, वॉर के टाइम पे वो हाई प्राइस पे अगर वो दे रहा है तो वो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार उसको प्रॉफिट्स ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि उसको लॉस भी हो जाए, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ये भी हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स, ये सारी एग्जांपल्स है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की इकोनॉमिक अफेयर्स में, कंट्री के इकोनॉमिक अफेयर्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर को बियर करनी पड़ती है, जो कि अनसर्टन है, जिसको वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें को फेस करता है, जो वो रिस्क उठाता है उसके बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशन एंड अनसर्टेनिटीज। मॉडर्न एज है, एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, ठीक है। जो हमारी मशीन्स हैं, जो हमारी कैपिटल गुड्स हैं, उसको डेप्रिसिएशन से पहले ही, अभी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमें पहले ही रिप्लेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब वो पुरानी हो चुकी है, उसके जगह पे कुछ नया आ चुका है। तो कोई भी कॉम्पिटिटर है वो जब तक अपनी टेक्निक को चेंज नहीं करेगा, मशीनरी को चेंज नहीं करेगा, तो ये उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो मार्केट में compete कर पाए। मार्केट में compete करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए उसको अपनी नई मशीनरी को लेना ही पड़ेगा। तो ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस, अनसर्टेनिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। तो एंटरप्रेन्योर की जो अनसर्टेनिटीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनोवेशन और अनसर्टेनिटीज के कारण। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस फ्लक्चुएशंस है जो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर है। जब डिप्रेशन का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी एग्रीगेट डिमांड में क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। और बिकॉज इट अराइजेज ड्यू टू म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ अ वेरियस प्रोसेसेस एट अ वर्क इन द इकोनॉमी। तो ये इम्पॉसिबल है एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो सारी चीज़ों को एंटिसिपेट करे, उसका इफेक्ट देखे और उसके लिए उसको कंट्रोल करके उसको ठीक कर सके। ऐसा एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हैं जो एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है, जिसके कारण उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। उस रिवॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, हर एक एंटरप्रेन्योर है
जो प्रोड्यूस करता है गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू द मार्केट और अ बिजनेस कंडीशन। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक्सपेक्टेशंस मेन कॉज है फॉर राइज इन द अनसर्टेनिटीज। एक्सपेक्टेशंस ही हमारा जो मेन कॉज है वो अनसर्टेनिटी का है। एक्सपेक्टेशंस को दो टाइप्स में बांटा है, पहला जर्नल देन पर्टिकुलर। जर्नल जैसे ये हो गया रिलेटिंग टू द चेंजेस इन द फ्यूचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्टर कंसर्निंग टू द इंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी के साथ ही हैं हम, ठीक है। पर्टिकुलर हो गया किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इंटायर इकोनॉमी लाइक फैक्टर्स चेंजेस इन द नेशनल इनकम, प्राइस लेवल एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जनरल एक्सपेक्टेशंस हो गया। और पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस कौन सी होंगी, चेंजेस इन द फ्यूचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्टर्स कंसर्निंग टू अ फर्म और एन इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर फर्म और किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस। जैसे प्राइस पॉलिसी ऑफ द राइवल फर्म, क्या होने वाली है, प्राइसेस अराइजेस बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस, मोर एन एंटरप्रेन्योर विल बी प्रिपेयर टू बियर द अनसर्टेनिटी, ग्रेटर विल बी हिज रिस्क। जितना ज़्यादा वो इन अनसर्टेनिटीज को उठाने के लिए रेडी होगा उतना ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये छोटी सी थ्योरी आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी आगे बात कर लेते हैं इनके क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो हर एक थ्योरी का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट होता ही है। इस थ्योरी ने अदर डिटर्मिनेंट्स जो प्रॉफिट्स के होते हैं उसको इग्नोर किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी की बात करी है, ठीक है। जो भी कहा है ओके है, लेकिन और भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी गिव्स नो प्लेस टू द अदर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर लाइक मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये इनकम्प्लीट थ्योरी है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ली है, इन्होंने एज्यूम किया है कि अनसर्टेनिटी इज द मेन कॉज ऑफ लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अनसर्टेनिटी अकेला कारण नहीं होती कि एंटरप्रेन्योर की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सारे इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर की सप्लाई को क्या करते हैं, लिमिटिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दीज फैक्टर्स हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी, और इस थ्योरी में बाकी फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं किया गया है। एक फैक्टर के कारण, अनसर्टेनिटी के कारण किसी भी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी सप्लाई इफेक्ट होती है, उसकी सप्लाई लिमिटिंग होती है, सिर्फ ऐसा ही इतना ही बताया गया है। ये थ्योरी वेग है प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी इज अ वेग थ्योरी फॉर द प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। These days, multinational corporations and the monopolistic powers have assumed such a great importance that they have succeeded in bringing an element of certainty in their profits. तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस नाइट्स जो अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी है ये लॉजिकल नहीं है आज की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और मोनोपोलिस्टिक पावर्स के टाइम पे। तो ये वेग थ्योरी है, ओके। अनसर्टेनिटी इज नॉट अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाइट की अजम्पशन है कि जिस तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल एक अलग अलग फैक्टर हैं, उसी तरह से अनसर्टेनिटी भी एक सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि सही नहीं है। अनसर्टेनिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, बट सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है देयर मनी फैक्टर्स, नॉट ऑन द रियल फैक्टर्स, ओके। तो एक पॉइंट बीच में रह गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब इन्होंने कहा है कि जो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज को बियर करता है, इन सारी चीज़ों को फेस करता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स प्रॉफिट्स लेते हैं, बट वो कोई भी फंक्शन है जो वो एंटरप्रेन्योर का वो तो परफॉर्म ही नहीं करते हैं। वो तो सैलरीड मैनेजर्स होते हैं जो सारे फंक्शंस को करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, जो सारी चीज़ों को फेस करते हैं।
तो शेयर होल्डर्स जो फर्म के हैं जिनको प्रॉफिट्स मिलता है वो तो डिसीजंस में भी पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो किस बेसिस पे आप इन कंपनीज में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो? तो जो शेयर होल्डर्स है उनको किस लिए प्रॉफिट मिल रहा है? अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन दिस रिस्पेक्ट। इस पॉइंट के ऊपर अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ने कोई भी रोशनी नहीं डाली है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। प्रोफेसर नाइट की जो है सिंपल थ्योरी है, सिंपल इन द सेंस बहुत ही इजी थ्योरी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी थ्योरी जो है वो है ही नहीं प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर मेनी फैक्टर्स, इनोवेशन, रिस्क, अनसर्टेनिटी, डायनामिज्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को हम नहीं कह सकते कि उसका रिवॉर्ड है। तो हर एक थ्योरी ने जो जो उनकी थ्योरी है उन्हीं को ऊपर लाइट डाली है कि रिवॉर्ड है जो वो इसके कारण मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोफेसर नाइट्स अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। आपकी एक थ्योरी पेंडिंग है, दैट इज देयर थ्योरी ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट और पोजीशन ऑफ एडवांटेज। ये हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कस करना चाहे तो वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।